हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस, आप सभी लोग कह रहे थे कि यूपीडब्ल्यूएससी पीटी एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट कराइए, तो उसी की सीरीज में हम यहाँ पर लेकर आ रखे हैं। तो देखिएगा, इनका जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम यहाँ पे कराने वाले हैं। अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम सारे के सारे इसके प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अभी समय है थोड़ा सा, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका 90+ परसेंटाइल जरूर बनना चाहिए अगर आपको आगे कोई एग्जाम देना है यूपीडब्ल्यूएससी पीटी का। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके हिस्ट्री के जो भारतीय इतिहास है इसके 5% एग्जाम में पूछे जाने, तो 5% देखे जाने। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि रज्जुक कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो रज्जुक जो हैं ये कौन हुआ करते थे ये आपको बताना है। तो इसका जो बेसिकली राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था, ठीक है। जो अशोक थे, सम्राट अशोक, इनको बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था, तो उन संत का नाम आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा उपगुप्त। क्या हो जाएंगे? जो उपगुप्त हुआ करते थे उन्होंने इनको उनकी तरफ जो है अग्रसित किया था कि आप बौद्ध धर्म में शामिल हो जाइए। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे उनका नाम था उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। एक मंदिर है दिलवाड़ा, ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो बेसिकली ये दिलवाड़ा का मतलब क्या है? ये 5 मंदिरों का एक समूह है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में स्थित है। इसमें 48 स्तंभ हैं, ठीक है, टोटल, ठीक है। माउंट आबू नगर उसका नाम है जहाँ पे स्थित है। तो दिलवाड़ा 5 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। तो कहते हैं कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ है। सत्ताच्युत मतलब क्या होता है? सत्ता से दूर करने या फिर सत्ता से हटाने का इनका किसका हाथ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? वो बहुत ही आसान है, यानी कि जो आपके तुर्क थे उस समय, अमीर तुर्क जो थे, उनका सबसे ज़्यादा हाथ था इसमें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक महिला उनके ऊपर शासन करे, महिला शासक बन जाए, ये जो वो लोग नहीं चाहते थे। तो याद रखेंगे कि दिल्ली की जनता की सहायता से 1236 ईस्वी में ये जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठी हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे अल्तुनिया के साथ इनका ब्याह हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर 2022 1240 को इनकी हत्या भी कर दी गई थी कैथल के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 में देखेंगे तो क्या कहते हैं कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। अब मुगल जो थे वो चित्रकला के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे। उसमें जैसे कुछ व्यक्ति थे, तो जैसे कि इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जहांगीर जो था वो बहुत शौकीन था। तो उस समय जो जिनकी क्या कहते हैं ना कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पहुंच गई, उसका पीक हुआ करता था। जहांगीर के दरबार में जैसे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, ये सभी लोग जो थे ये बहुत ही अच्छे यहाँ पे चित्रकारी थे, ठीक है। याद रखेंगे आप ये देख लीजिए कि एक चीज़ यहाँ पे और पूछी जाती है कि ना कि अबुल हसन को जहांगीर ने क्या कहा था? नादिर उज जमा की उपाधि दी थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे चित्रकार हुआ करते थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन है उससे भी 5% आपके एग्जाम में आने हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी ले लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, तो ये किसने कहा था, ठीक है। अब तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था, इस बात को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल जो थे उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगर 7 में देखिए तो कहते हैं कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका था, ठीक है। अब जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, कथन किसका है? तो याद रखेंगे 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे कर्जन के द्वारा इस बात को कहा गया था। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में यहाँ पे कहते हैं कि पील कमीशन की नियुक्ति किस मामले की जांच के लिए हुई थी। अब एक पील कमीशन है जिसकी नियुक्ति हुई थी, कौन सा मामला था वो आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसकी जो बेसिकली यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उसकी जांच के लिए इसको रखा गया था। पील कमीशन 1857 की क्रांति की नियुक्ति के मामले की जांच के लिए इसको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ना वो किसकी रचना है, ठीक है। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है? तो ये 1875 में इसकी रचना हुई थी। ये किसकी हो जाएगी? सभी को पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा।
कहते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, जो साइमन कमीशन है ना, ये भारत कब आया था ये आपको बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन दिखा देते हैं। वैसे सभी को पता होगा कि जो साइमन कमीशन है ना, ये कब आया था। ये बेसिकली यहाँ पे जो उनके 7 सदस्यों की कमीशन थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, साइमन कमीशन ने की थी। इसीलिए 1928 में क्या हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इसका बेसिकली मेन रीज़न ये था कि उस पूरी कमेटी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। फिलहाल तो हमने बता ही दिया कि 1928, तो डेट भी याद रखें 3 फरवरी 1928 को इसका यहाँ पे जो है आगमन हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए, तो भूगोल से भी आपके 5 प्रश्न आने एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं। तो भूगोल में कहा गया कि निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब जो डेन्यूब नदी है ना, इस पे एक राजधानी है जो वो स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। तो 11 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, एक आपका जो रोम होता ना, रोम जो है वो डेन्यूब नदी की राजधानी पर, जो डेन्यूब है उस नदी पर यह राजधानी स्थित नहीं है। बाकी बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वीन, सारी की सारी राजधानियाँ जो हैं वो स्थित रहती हैं आपकी डेन्यूब नदी पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो कहते हैं निम्न में से कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड ये तो आपने सुना ही होगा। तो बेसिकली यह जो है डेनमार्क में स्थित है। कहाँ पे, ये डेनमार्क में ग्रीनलैंड है। इसी तरीके न्यू गिनी जो है, बोर्नियो है, मेडागास्कर है, ये सब है ना। तो दूसरे सबसे नंबर का है वो न्यू गिनी है, उसके फिर बाद है बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर नंबर 4 पे आता है। सबसे बड़े द्वीप की बात कर लेते हैं, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, जिसकी लेंथ लगभग है 21,30,800 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे कि शंकुधारी वन निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जो शंकुधारी वन मतलब कहते हैं जो शंकु टाइप के होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे पेड़ नहीं होते, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। शीतोष्ण का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ पे शीत पड़ती है। इनका रीजन ये होता है ऐसा होने की, जो बर्फ़ गिरती है ना सारी इनके नुकीले होने के कारण इनके ऊपर रुकती है, नीचे गिर जाती है। अब जैसे अपने यहाँ जो पेड़ है उस पर बर्फ़ गिरेगी ना, तो वो क्या होगा, उनको क्षति पहुँचेगी पेड़ों को, और इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के अपना सेकर नेचर अपने आप को मेंटेन करता रहता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 3 निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। अब सर्दियों के मौसम में किस देश में बेसिकली वर्षा होती है। वर्षा तो हर जगह होती है कभी कभार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्षा कहा जाता है वहाँ पे सर्दियों में ही होती है। तो होगा यहाँ पे बी, यानी कि नॉर्वे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे में वर्षा होती है। बेसिकली नॉर्वे की जो यूरोपीय तुल्य जलवायु है ना, वो 40 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये आप देखेंगे कि चीन भी तुल्य जलवायु के अंदर आता है, और चीन में भी वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी सिर्फ मौसम आता है अपने यहाँ की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तो कहते हैं भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, एक यहाँ पे सिद्धांत है जिसका नाम है नवनियतिवाद सिद्धांत। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो जी टेलर या फिर किसी को कहते हैं ग्रिफिथ टेलर, इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या था, रुको या जाओ निश्चयवाद सिद्धांत के नाम से जानता है। रुको या जाओ ये वाला है, आप इसको नहीं समझ पा रहे तो रुको या जाओ ये सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न आने। इकोनॉमिक्स बेसिकली यहाँ पे देखिए बहुत लोग पढ़ते नहीं है, इसीलिए आपको कठिन लगती है। तो हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है। एक क्रांति है जिसका नाम है हरित सोना क्रांति, ये किससे संबंधित है, तो ये जो आपके संबंधित रहेगा ना, ये आपका है बांस से संबंधित। ठीक है, बांस उत्पादन। और बांस बेसिकली है क्या, बांस एक ग्रास है। ठीक है, क्या है, घास है, ये याद रखेंगे। अब ये हरित सोना इससे संबंधित तो है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बांस उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे, फर्स्ट पे कौन सा है, फर्स्ट पे है चाइना। ठीक है, चलिए, लेकिन विश्व में अगर बाजार की हिस्सेदारी करते हैं सिर्फ मात्र 4% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि अभी आपकी झींगा उत्पादन है वो गुलाबी क्रांति से संबंधित है, आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। इसी तरीके बहुत सारी क्रांतियाँ, सभी को याद रखना जरूरी है। 17 कहता है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का जो है शुभारंभ हुआ था। ठीक, काम के बदले अनाज जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में था। तो 17 का जो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में क्या कहा गया था, इसी में आपको गरीबी मतलब गरीबी वाला नहीं था, गरीबी हटाओ वाला नारा दिया गया था इसमें। ठीक है, काम के बताएं। इसकी जो ड्यूरेशन तो कितनी थी, 1974 से लेकर के 1978 तक इसकी ड्यूरेशन हुआ करती थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज को प्रोत्साहित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा निजी बैंक है। ठीक है, एक निजी बैंक है मतलब क्या है,
तो याद रखेंगे 18 का राइट आंसर जो है बेसिकली वो आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर निजी बैंक है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर जो है निजी बैंक है, ये 1938 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है। बाकी जितने भी हैं ना ये आपके निजी नहीं है, बल्कि ये कहते हैं ना कि कोई जिससे कहते हैं एडेड हो जाते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, आरबीआई से संबद्ध हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तो कहते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है। अब वर्गीज कुरियन है ना, इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है, तो बेसिकली इनको श्रेय दिया जाता है श्वेत क्रांति का। अब श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो क्या हो जाए, नेशनल मिल्क डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ है, नेशनल मिल्क डे आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और, जैसे विश्व हिंदी दिवस है, ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखेंगे। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो कहते हैं योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था। ठीक है, योजना आयोग जो है उसको आर्थिक मंडल किसने बताया, तो इसका जो बेसिकली राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जी और गॉडगिल के होंगे, जे डॉक्टर आर गॉडगिल हो जाएंगे। बेसिकली इनका डी आर गॉडगिल पूरा नाम है। तो ये भारतीय अर्थशास्त्री संस्थान निर्माता तथा भाजना योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। 5 क्वेश्चन आने हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 249 है ना वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो 21 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये डी आपको होना है कि राज्य सूची के विषयों के संबंध में सदस्य की विधायी शक्तियों, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कहता है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की आयोजित की जाती है। ठीक है, 22 में देखिएगा, तो संयुक्त बैठक की जो आयुध है वो किस में है, ये अनुच्छेद 108 में है, याद रखेंगे। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो 22 का, वो जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, बैठक की आहूत का मतलब था बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी अगर अध्यक्षता पूछी जाए ना तो वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा होती है। यहाँ पे आहूत पूछा यानी कि बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 108 अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर 23 में देखिए तो कहते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो 23 में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कोई भी अगर विवाद होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में विवाद होता है तो वो आपका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का पहला प्रथम राज्य कौन सा था। प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का नागौर जिला हो जाएगा। ठीक है, 1959 में आया हुआ था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज के किस मॉडल की अनुशंसा की गई। तो 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि द्विस्तरीय की यहाँ पे ये शुरुआत करी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, ये अनुमानित किया था, लेकिन लागू कितना है, त्रिस्तरीय लागू है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगले देखेंगे। अगले में क्या है, अब विज्ञान है ना, आपकी साइंस जो है बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 5 जो है नंबर का आना है आपका, इसमें देख लेते हैं। तो कहते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, मानव शरीर का जो पाचन का भाग है ना वो किस अंग में होता है, तो ये हो जाएगा आपका छोटी आंत। छोटी आंत जो है ये होता है, अब देखिए छोटी तो है लेकिन इसका जो लेंथ होता है ना वो 7 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो होता है ये 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहते हैं पिनियल ग्लैंड जो होती है, पिनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ पर स्थित होती है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि मस्तिष्क में आपकी स्थित होती है। जो आपका माइंड है ना उसमें आपका स्थित होती है पिनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि पारे व साधारण तया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाना क्योंकि इसकी विशेषता है। ठीक है, पारे का मतलब कहता है जो एचजी होता है। ठीक है, एचजी का मतलब जो मरकरी होता है उसको तापमापी यंत्रों में यूज़ किया जाता है, क्यों होता है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। ठीक है, उच्च संचालन शक्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में
गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा गैस जो है वो वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्या होगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये गैस बिल्डिंग के लिए यूज होता है। दोस्तों अगर अभी आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो भी कर लीजिए। ठीक है, लगे हाथ काम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अब 30 में देखिएगा तो कहते हैं निम्नलिखित में से एथनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एथनॉल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका सी, गन्ना। गन्ना के रस से ही देखिए अभी गाँव वगैरह में क्या होता है, गन्ना के रस से कच्ची दारू बना लेते हैं, तो वो एथनॉल ही बेसिकली है। तो नुकसानदायक तो बहुत होता है, लेकिन गन्ने से ही ये प्राप्त किया जाता है। गन्ने से गुड़ भी प्राप्त किए जाते हैं, सभी को पता है। चलिए अब चलते हैं कहाँ, मैथमेटिक्स के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने 5 ठो वो देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है वो 5 नंबर आनी है, और आप लोगों को इन 5 में से कम जिनकी मैथ अच्छी है वो लोग तो बहुत अच्छा कर लेंगे, और जिनकी मैथ थोड़ा सा वीक है वो कम से कम 3 या 4 नंबर तो करके आने ही आने हैं आपको इसमें से 5 में से, क्योंकि आसान आती है, इतनी टफ भी नहीं आती है आपकी ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात कर लीजिए तो इसमें क्या कहा गया है वो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी है √8 √4 माइनस √2। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब √8 जो है ना इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2√2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। इसको देखिए ऐसे लिखते हैं ना। अब देखिए 8 के फैक्टर कितने होते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 4 × 2 होता है। ठीक है, अब ये 4 जो है ना किसका होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं बेसिकली, तो ये बाहर आ जाता है तो 2√2 हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ -√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये सिंपल सी बात है। अब देखिएगा इसमें से ये आपका घट जाएगा। ठीक है, इसमें से घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, वो बचेगा यहाँ पे √2 -2। ये बचा कि नहीं बचा, बहुत ही आसान था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिएगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, भाग दिया हुआ, तो बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको हम अगर ऐसे इसको x मान लेते, क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया। ठीक है, यहाँ पे x मान लिया, ये भाग हमारा 12 है, ये इसके आगे जो वैल्यू है लिख देते हैं, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, 2 यहाँ पे था तो ये इधर हो जाए 0.2 × 3.6 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारा जो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा ना, 1.44 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा x ये भाग जो है ना ये इधर जाके गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 12। अब देखिएगा इसको अगर और गुणा करते हैं, 12 कम 12, ठीक है, ये पका 17.28 आ जाएगा। क्या होगा, 17.28 हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 17.28। क्वेश्चन आसान था, दम नहीं थी इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब ऐसे ही आते हैं ना, पीटी में ज़्यादा टफ नहीं आता है आपका क्वेश्चन, जीएस टफ आ सकती है लेकिन मैथ टफ नहीं आएगी। कहते हैं यहाँ पे 33 में कि 12 व्यक्तियों की औसत आयु यहाँ पे 2 व्यक्तियों की जगह 21 वर्ष एवं 25 वर्ष के 2 नए व्यक्तियों के आ जाने से 2 वर्ष बढ़ जाती। 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब कुल औसत आयु में वृद्धि पहले देख लेते हैं। ठीक है, कुल औसत आयु जो है वृद्धि देंगे, कुल की अगर हम वृद्धि निकाल कर देखेंगे क्या कहता गया है क्वेश्चन। ठीक है, कि 12 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 2 व्यक्तियों की जगह 21 वर्ष में 25 वर्ष के नए व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक, ये आ जाते हैं, 2 नए व्यक्ति आएंगे ना, तो बेसिकली हमें 12 में था तो 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही। ठीक है, 2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई, तो 12 व्यक्तियों में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही, तो क्या हो जाएगा, कुल जो है 12 दूनी 24 वर्ष की बढ़ोतरी हुई। इसमें कितना हुई है, 24 वर्ष की बढ़ोतरी हुई। अब 2 जो नए व्यक्ति थे वो कितना है, वो 21 है, एक 25 है, तो 21 + 25 क्या हो जाएगा, ये होगा वो जाएगा जहाँ पे 46 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नए व्यक्तियों के यहाँ पे लिख दिए गए, नए व्यक्तियों की है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि नया औसत आपको बताना है। तो नया औसत क्या हो जाएगा, क्या होगा, 46 और 24 अगर हम जोड़ लेंगे, 46 24 से कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब ये टोटल आ गया ना हमारा टोटल। अब 2 नए व्यक्तियों का औसत कैसे निकलेगा, टोटल तो हमारा 70 हो गया। अब 2 व्यक्तियों का है ना, तो 70 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ इसमें जो बोल रहा वही करते जाना आपको। ठीक है, तो कहते हैं 500 का 75%
ठीक है। उसके बाद परसेंट को हम यहाँ पे 100 भी रख सकते हैं, या फिर काट पीट के भी रख सकते हैं, और फिर कहते हैं 20% या 20 का 100 रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा तो 75 ही तो बचा सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो 34 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, एकदम बच्चों वाला था। अब यहाँ पे देखेंगे तो 35 में कहा गया, ये आप देखिएगा तो 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो अगर देखिए ऐसे को दिया होता है तो इसको कैची गुणा हो जाती है, तो इसको अगर एक्स माने तो एक एक्स स्क्वायर या फिर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हो जाएगा, तो 28 गुणे 112 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 28 गुणे 112 करके देखिए तो क्या हो जाएगा, जो हमारा 56 आ जाएगा ना यहाँ पे, ये 28 गुणे 112 जो हम करेंगे, तो चलिए हम इसको ऐसे नहीं करते, थोड़ा आसान बनाते हैं। आसान कैसे बनाते हैं, अब 112 के फैक्टर क्या होते हैं, 112 के फैक्टर क्या होते हैं, 28 गुणे 4 होता है, ठीक है। तो ये 28 गुणे 4 लिख सकते हैं 112 की जगह पे, ठीक है। अब 28 गुणे 4 लिख सकते हैं 112 की जगह पे, तो 28 गुणे 4 है। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये एक बार थोड़ा और एक स्टेप में चलते हैं, ठीक है। तो ये जो 28 गुणे 28 2 बार हो गया, फिर यहाँ पे 4 को हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 6, यानी फिर डायरेक्ट आप भी इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी। तो 28 2 बार आएगा, मतलब एक स्क्वायर है, और ये भी 2 आ रहा है, ये भी स्क्वायर है, तो 28 दूना 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये है ना स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो 28 दूना क्या हो जाए 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आपके ग्राफ से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली पाई चार्ट है। पाई चार्ट में क्या है, आपको ये पाई चार्ट दिया हुआ है। अब इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर का आपके एग्जाम में आना है, जिसमें 2 आपके ग्राफ आएंगे और 2 तालिकाएँ आपके आने वाली हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें 150 रक्तदाताओं का आपको डाटा दिया हुआ है, ये 150 का है टोटल डाटा, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये पूरा आपको वहाँ पे चार्ट दे रखा है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है यहाँ पे कि उन रक्तदाताओं की संख्या बताइए जिनका रक्त समूह ओ है, ठीक है। अब ओ वाले कितने हैं, यहाँ पर 1000 पॉइंट मतलब 100.8 डिग्री यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये टोटल है 100.8 अपॉन में क्या रख दें, क्योंकि ये पाई चार्ट है ना, टोटल अगर एक सर्किल की वैल्यू देखी जाए तो 360 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 150 लोगों का इसमें दिया हुआ, तो 150 लोगों का इसमें दिया हुआ, तो इसको हम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, काट पीट के हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा कितना 42, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें अगला क्वेश्चन। तो कहते हैं इसमें कितने रक्तदाता हैं जिनका रक्त समूह या तो ए है या तो समूह बी है, ठीक है। या तो ए है या तो समूह बी है, ये इसमें पूछा गया है। तो अब देखिएगा अगर इसमें बात कर लेते हैं कितने ऐसे हैं, तो या तो ए है या तो बी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा ए वाले कितना है यहाँ पर, बी वाला कितना है पहले वो देख लेते हैं। तो 129.6, अब 129.6 यहाँ पर बी वाला है ना। अब यहाँ पे 360 नीचे तो रखेंगे ही। अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम 72 कर लेंगे। 72 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना कि ए हो या तो बी हो, तो ए है और बी है दोनों का यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ए का यहाँ पे 72 हो गया, बी का वहाँ गया 129.6 और 360 में इसको अगर हम यहाँ पे काट पीट देंगे, ठीक है, गुणा 150 जरूर करेंगे, क्योंकि 150 लोगों का टोटल डाटा दिया हुआ है, तो 150 गुणा करके आपका इतना 84 राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, साइड में हम आपके लिए लगा दे रहे हैं ये फिगर, चलिए इसको देख लेते हैं। तो कहते हैं कितने % रक्तदाता ऐसे हैं जिनका रक्त समूह ए बी है। अब ए बी जो रक्त समूह है वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पे 57.6 दिया हुआ है, ठीक है। 57.6 इसको दिया हुआ है, यानी कि अपॉन में रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे 360 रख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 100 कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 16% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का एकदम सी एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं रक्त समूह ए और रक्त समूह ए बी के रक्तदाताओं का अनुपात क्या है, ठीक। रक्त समूह ए और रक्त समूह ए बी के रक्तदाताओं का जो अनुपात है वो आपको बताना है। तो 39 का जो राइट आंसर है वो देखिए वो क्या हो जाएगा, ए और ए बी का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 72 बटा 5 7.6 हो जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ पे पूछा अनुपात पूछा गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 किसका था, ए का था, ए बी का यहाँ पे 5:7। अनुपात का मतलब बटे में तो होता है। अब इसको काट पीट देंगे तो क्या हो जाएगा 5:4 इसका राइट आंसर क्या होगा 5:4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। इसमें कहा गया कि 6 महीनों में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में दिखाया गया। 6 महीने में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में इसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इसमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक ग्राफ है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 है, ये 19 है, ये 30 है, ये चलिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि अप्रैल माह में हुए दुर्घटनाओं की संख्या शहर में कुल दुर्घटनाओं का कितना % है, ठीक है। अप्रैल में पूछा गया है टोटल, तो अप्रैल में कितना हुआ है 43 हुआ है, ठीक है। अप्रैल में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं 43 हुई हैं अप्रैल में, ये बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। अब 43 अप्रैल में हुई हैं, टोटल कितना हुआ, टोटल अगर हम सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, 30 19 25 सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये टोटल जो है ये 179 आ जाएगा। अप्रैल का हमको यहाँ पे 43 दिया, तो यही तो पूछा है कितना % है इसका, तो 43/179 गुड़े यहाँ पे 100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्स में जो आएगा 24.02% आएगा। तो कुल मिला के क्या होगा 24% आप इसको राइट आंसर देंगे, ठीक है। क्या होगा 24% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि फरवरी माह में दुर्घटनाओं की संख्या में कितने % की कमी आई है। अब ठीक है, फरवरी माह में कितने % की कमी आई है। अब फरवरी में देखिए ये कितना है, ये हमारा 19 है और ये 25 है, ठीक है। 25 से 19 घटा है तो कितना बचा है ये आपको बताना है। तो 25 से 19 में कितना 4, कितने की कमी आई 4 की कमी है। 4 की कमी कितने पे आई है 25 पे कमी आई है 4 की। तो अपॉन में 100 कर गुणे में 100 कर लें, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 4 चक्कू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 6 होता है ना, हाँ 6 होगा ये, ठीक है, सॉरी 6 होगा। तो 6 होगा, 6 चौक 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 आपका राइट आंसर होगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखें यहाँ पे 42 में। तो 42 में क्या कहते हैं कि फरवरी माह में दुर्घटनाओं की संख्या में कितने % की कमी आई है, ये तो हो गया। अब 43 में कहते हैं कि जनवरी और मई में हुए दुर्घटनाओं का औसत क्या है। जनवरी और मई माह में हुए दुर्घटनाओं का औसत पूछा है। तो जनवरी की कितनी वैल्यू है, जनवरी की 25 है, यहाँ पे मई की कितनी, मई की यहाँ पे 35 है। तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। तो 60/2 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि वर्ष के शुरू के 6 माह में हुए दुर्घटनाओं का औसत बताना है। अब शुरू के 6 माह के दुर्घटनाओं, तो देखिएगा ये कितना है 25 + 19, ये सारी वैल्यू आपको दिख रही होंगी, 30 + 43 सभी का औसत यहाँ पर आपको निकाल लेना है, क्योंकि 6 के यहाँ तो डाटा दिया हुआ है। तो अपॉन में 6 कर लेंगे, टोटल जोड़ देंगे तो क्या होगा 179 आ चुका है, पहले हम जोड़ चुके हैं इसको। तो 6 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 29.83 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस माह शहर में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। तो सबसे अधिक दुर्घटनाएं किस माह में हुई, तो आप ग्राफ से साफ साफ पता चल रहा है कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा 43 दुर्घटनाएं हुई हैं, अप्रैल की सबसे ज़्यादा हैं। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। तो चलिए ग्राफ वगैरह क्वेश्चन करने के बाद अब हम यहाँ सामान्य हिंदी के, तो सामान्य हिंदी ग्रामर के आपके 5 क्वेश्चन आने, जिसमें बहुत सारा सिलेबस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इनको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो कहते हैं जो आपकी शेष स्मृतियाँ हैं ना, इसके लेखक कौन है, ठीक है। शेष स्मृतियों के लेखक कौन हो जाएंगे, तो 56 का जो बेसिकली राइट आंसर है वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, रघुवीर सिंह। यानी कि शेष स्मृतियाँ लिखी गई है किसके द्वारा, रघुवीर सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं यहाँ पे कि आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या होगा। जो आविर्भाव है ना, इसका सही विलोम शब्द क्या होगा, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिरोभाव। क्या होगा, तिरोभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या है, तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 58 में, हिंदी आसान आएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि अलंकेश का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। अलंकेश का पर्यायवाची क्या होगा, तो 58 की जो बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कुबेर जो है ना, ये आपका अलंकेश का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से है,
कुबेर अलंकेश का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 59 देखिए तो कहते हैं यहाँ पे कदम कदम का समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कौन सा हो जाए, कदम्ब कदम्ब का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कदम का मतलब क्या होता है, बेसिकली 59 में देखें तो कदम जो होता है ये एक पेड़ होता है, आप सभी को होता है कदम का पेड़ होता है, तो एक वृक्ष हो गया। और ये इस कदम का मतलब कहता है पैर होता है, जैसे कदम कदम बढ़ाया जाए तो पैर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि वाक्य शुद्ध है पहचानना है आपको। तो 60 में कहा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ये आपको पहचानना है। तो 60 की अगर बात कर लेंगे दोस्तों तो इसमें कहा गया कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यही सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेगा अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये गलत है। आंसू निकल पड़े, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या होगा आप सब बी बिल्कुल सही है, राम और सीता और लक्ष्मण वन को गए। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे क्या देखिए हम 100 के 100 क्वेश्चन करने वाले। तो 60 से 65 में क्या है, आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ करना है। तो गद्यांश वन, 2 गद्यांश आपके आने हिंदी के, तो गद्यांश वन को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो ये गद्यांश दिया हुआ 61 से 65 के बीच में सब भी कुछ आपको पढ़ के चलना है, क्योंकि आपको 100 में से स्कोर बताना है। तो मरुस्थल में बहुत पशु जीवन प्राप्त होता है, रात में रेगिस्तान छिपकलियों और छिद्रों से बाहर निकलती हैं। तो अब इसको वीडियो पॉज करके आपको पढ़ना है पूरा पैरा। ये थोड़ा सा और पैराग्राफ है 7-8 लाइनों का, इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। अब इस प्रश्नों में देखिए कि गद्यांश भी कठिन पड़ जाते हैं। पिछली बार पीटी में गद्यांश बहुत टफ पूछे गए थे। फिर कहते हैं यहाँ पे ऊँट एक सप्ताह से अधिक तक पानी पिए बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि देखिएगा 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, उससे 1 या 2 कुबड़ होते हैं, ठीक है, 1 या 2 कुबड़ ही होते हैं। और लेकिन यहाँ पे जितना पानी है ना वो सप्ताह भर में यूज कर लेता है कुबड़ का, उसके बाद वो कहाँ से पानी लाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं पैरा में अपरिहार शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो अपरिहार शब्द है ना उसका मतलब क्या होगा। तो 62 का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा यहाँ आपका महत्वपूर्ण। अपरिहार का मतलब क्या होता है ना कि महत्वपूर्ण। अब जैसे यूपीडब्ल्यूएससी नोटिस जारी करता है कि अपरिहार्य कारणों से पीटी की परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि महत्वपूर्ण कारण थे इसीलिए इसकी परीक्षा पोस्टपोन करी गई। 63 कहता है कि ऊँट अपनी नाक और आँखों को रेत से कैसे बचाता है। ये ऊँट के बारे में ही पैराग्राफ था ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का, वो होगा आपके लिए बी, यानी कि लंबी बरौनियों और एक बंद रखने की क्षमता से, ठीक है। नाक बंद रखता है यहाँ पर और लंबी बरौनियाँ होती हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त आपका शीर्षक कौन सा है, ठीक है। सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो जाएगा 64 का, तो वो होगा आपका यहाँ पर डी, ठीक है, मरुस्थल का जहाज ऊँट। क्वेश्चन नंबर 65 है कि रात में अपने छिद्र से कौन सा पशु बाहर निकलता है, ठीक है। अब रात में रेगिस्तान की बात कर लेते हैं। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, वो होते हैं रेगिस्तान छिपकली। क्या होती है, रेगिस्तानी छिपकली जो होती है ना वो रात में अपने छिद्रों से बाहर निकलती है। ये सब गद्यांश के क्वेश्चन है, ठीक है। गद्यांश 2 देख लेते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। 66 से 70 के बीच में ये बात है। तो चलिए कन्याकुमारी से रिलेटेड है। कन्याकुमारी एक सुंदर स्थल है, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है आपने इस पेज का पढ़ लिया होगा। अब चलते आगे। थोड़ा सा और यहाँ पे दिया हुआ है टुच्चे भरकाने के 2 लाइन के है। तो 66 में देखिए तो कहते हैं कन्याकुमारी एक सुंदर स्थल है, क्योंकि अब कन्याकुमारी एक सुंदर स्थल है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, क्या है, ये 3 ओर से जो है ना ये समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कन्याकुमारी में सूर्योदय पूर्व में होता है। अब कन्याकुमारी जो है ना वो सूर्योदय पूर्व में होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, अभी तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि इसका रीजन जो है वो है बंगाल की खाड़ी से होता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 68 तो कहते हैं भारत में केवल कन्याकुमारी ऐसा स्थल है जो डैश है, ठीक है। तो कन्याकुमारी एक ऐसा स्थल है जो क्या है, जहाँ सूर्य समुद्र से उद्भित होकर समुद्र में ही डूबते देखा जा सकता है। ये सब हमने पढ़ा अभी उसमें पैराग्राफ में। फिर कहते हैं कन्याकुमारी के सौंदर्य का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। कन्याकुमारी के सौंदर्य का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय होता है 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 70 में तो कहते हैं कन्याकुमारी में पूर्णिमा के दिन हम एक ही समय में आग के 2 गोलों को देख सकते हैं, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पर एक ही
समय में पश्चिम में सूर्यास्त एवं पूर्व में चंद्रोदय देख सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी की ओर। अब समान हिंदी के भी आपके क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, ये भी याद देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन आने जिसमें आपका 2-3 नंबर का पैसेज आएगा और कुछ आपकी ग्रामर आएगी इसमें। चलिए देख लेते हैं। तो क्या होगा, 71 कहता है यहाँ पर कि द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट डैश हिज सक्सेस इन हिज स्टडी टू हिज हेडमास्टर गाइडेंस। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि जो टॉप रैंकिंग वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी सक्सेस का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हेडमास्टर की गाइडेंस होता है। तो यहाँ पे जो आपको डैश में फिल करना है ये आपको बताना चाहिए। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। क्या होगा, स्टूडेंट एट्रीब्यूट हिज सक्सेस इन हिज स्टडी टू हिज गाइड। एट्रीब्यूट उनका इतना अच्छा होता है अपने हेडमास्टर की तरफ, इसीलिए वो टॉप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 72 में कहते हैं कि आई डो नॉट डैश विद द व्यू एक्सप्रेस्ड इन योर न्यूज़ पेपर। कहते हैं कि हम जो वो कहता है ना कि जो आपके न्यूज़पेपर में व्यू दिखाया गया, एक्सप्रेस किया गया है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वो कनकर नहीं कर पा रहे हैं। क्या होगा, आई डो नॉट कनकर विद द व्यू एक्सप्रेस्ड इन योर न्यूज़पेपर में जो आपके व्यू दिखाया गया उसको हम नहीं कनकर कर पा रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि द कम्युनलिस्ट रिप्रेजेंट दैट डैश ऑफ एवरीथिंग नोबल दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर कल्चर एंड हिस्ट्री। तो इसमें क्या होगा, तो 73 का जो राइट आंसर होगा बेसिकली वो हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटीथेसिस। क्या होगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखिए। 2 नंबर का आपका पैसेज आना है इंग्लिश में। तो ये पैसेज एक छोटा सा, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। ये पैसेज रिलेटेड किससे, द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन लिव्ड इन वन ऑफ दोज पेनफुल एपोक्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड ऑफ गेटिंग वर्स। ठीक है, तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए। तो पैसेज पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों पर नजर डालिए। तो 74 में कहते हैं द ऑथर फील्स सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। तो 74 में कहते हैं कि यहाँ पे इस कारण का द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग द डेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, जो विक्ट्रीज है ना पास्ट की, वो क्या है, ये पैसेज में आपको बताएगा। तो पैसेज में ये लिखा हुआ है कि प्रूव टू बी टेम्परेरी इवेंट्स। क्या होगा, प्रूव टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, यानी कि 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं इंग्लिश के प्रश्नों के बाद हम रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, रीजनिंग के आपके 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, तो इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि दिनेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला कि दिनेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन प्राप्त हुआ, उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, सभी लक्ष्यों को उसने हासिल भी किया, ये कथन हो गया। तो इसमें कहते हैं कौन सा यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब 76 की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, तो अब पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल व उच्च प्रदर्शन का स्तर है। बिल्कुल, उच्च वेतन की वृद्धि के लिए उसने अच्छा कार्य किया, इसीलिए उसका वेतन अच्छा मिला। फिर कहते हैं तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। बिल्कुल सही बात, जिसने उसको लक्ष्य मिले उसने अच्छे से हासिल किया। फिर यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं दिनेश के अन्य सहयोगी ने किसी ने अपने अनुयायी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। अन्य की बात ही नहीं की जा रही है। देखिएगा, पैसे अभी हमने पढ़ा ना कि अन्य की बात ही नहीं हो रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में यहाँ पे कहते हैं कि ए बी का पुत्र है, बी सी का पति है, डी ई की माँ है, एफ की पत्नी है, तो एफ का बी से क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो कहते हैं ना ए बी का पुत्र है। ठीक है, जो ए है ना, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे जो ए है ना वो कहते हैं ना बी का पुत्र है। ठीक है, तो हम जनरेशन वाइज देखें तो ये यहाँ पे नीचे जनरेशन यानी कि ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है, अब बी सी का पति है, जो बी है ना वो सी का पति है, यानी कि सी जो है पत्नी हुई। ठीक है, अब डी ई की माँ है। ठीक है, कहता है डी जो है ना वो ई की माँ है और एफ की पत्नी है। ठीक है, कहते हैं ना, तो एफ का बी से क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ए बी का पुत्र हो गया, बी सी का पति हो गया, डी ई की माँ हो गई,
ठीक है। अब यहाँ पे एफ की पत्नी, एफ का बी से क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दो चीज़ें आपको देखने मिलती, एक तो हमने ये वाला फिगर बना लिया, अब इसके बाद ना हमको इसको विकल्प से देखना पड़ेगा। ठीक है, विकल्प देखें तो कहते हैं डी की माँ सी की सास है। ठीक है, डी की माँ जो है वो सी की अगर सास है तो हम इसको कैसे और मैनेज कर सकते हैं, तो देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डी ई की माँ है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इधर बोला गया था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जो है एफ की पत्नी है, तो ये एफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये दिखेगा तो डी जो है एफ की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो एफ बी का जो है संबंध है वो क्या है, वो डी की माँ सी की सास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 में कहते हैं कि असंगत का चयन करना है, यानी कि जो डिफरेंट है आपको ये चयन करके बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर 11 और 3 के मध्य जो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है वो 8 आ रहा है। ठीक है, 5 और 3 के बीच में कितना, 13 के बीच में 8 आ रहा है। 16 और 8 के बीच में कितना 8 आ रहा है। अब यहाँ पे 14 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंट है। डिफरेंट कौन सा हुआ आपका डी वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी इससे यहाँ पे एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो यहाँ पे कहते हैं 79 में कि जो किसी कोड में जो का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ ये वाला। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे इसका अर्थ ये वाला है, तो इसका ये अर्थ है। तो गुड फॉर यू में गो का कोड क्या होगा ये यहाँ पर आपको बताना है। तो थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा कैसे करते हैं, इसको हम कोडिंग करके करते हैं। ठीक है, तो जैसे बोला गया जो यहाँ पे गो फॉर वॉक लिखा हुआ है। ठीक है, गो फॉर वॉक लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको ना आप इसको छोड़ दीजिए, हम इसको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको बताएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा आप जैसे बैंकिंग सेक्टर का ये क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे। इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, हम इसको पर्टिकुलर एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में देखेगा, तो कहते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा होगा। अब सार्थक क्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या होता है, सेल बनती है। ठीक है, सबसे पहले सेल होता है, उसके बाद ये टिश्यू बनते हैं जाके। ठीक है, ये टिश्यू यानी कि ऊतक होता है जाके। फिर यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं ना, वो एक ऑर्गन या फिर अंग का निर्माण करते हैं। ये होगा आपका ऑर्गन यानी कि अंग हो गया। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सेल हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। 3 1 2 कहाँ पे है, 3 1 2 ये होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो गया। चलिए अब क्या है, समान जागरूकता के जो 10 नंबर आपका एग्जाम में पूछा है, कितना 10 अंक का आपके एग्जाम में पूछा जाना है, 10 अंक का। चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं प्रशांत सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, प्रशांत सिंह जो है लास्ट में जो 90 से 100 के बीच में वो आपका करंट अफेयर है। ठीक है, तो प्रशांत सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो 81 का जो राइट आंसर है वो बेसिकली क्या है, वो बास्केटबॉल खिलाड़ी से हैं। कौन है वो, बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इनको 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इसीलिए थोड़ा सा चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी। ठीक, ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम आपको बताना है। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर आपके लिए द गोल्डन बर्ड। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है द गोल्डन बर्ड। ये पुस्तक है जो ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो अगले में कहा गया है यहाँ पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से किसने एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। ठीक है, 2 नोबेल पुरस्कार एक ही विषय में किसने प्राप्त किए हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, याद रखेंगे, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे कौन, जॉन बदरीन। ठीक है, जॉन बदरीन ने क्या किया था, इन्होंने भौतिक विज्ञान में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब राजधानी आपके सिलेबस में है, स्पेन की राजधानी क्या नाम क्या है ये बताना है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन की तो मैड्रिड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, स्पेन की मैड्रिड हो जाएगी। और यहाँ पे स्टॉकहोम जो है वो किसकी है, वो स्वीडन की है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है वो बर्न मतलब स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, लग्जमबर्ग क्या है, वो लग्जमबर्ग सिटी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कहते हैं कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ना, वो आपका प्रयागराज में स्थित है, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं किस भारतीय राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। ड्री त्यौहार जो मनाया जाता है वो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है डी त्यौहार। बेसिकली ये क्या है, ये कृषि उत्सव है। ठीक है, ये कृषि उत्सव है ना,
अब यहाँ पे देखिए ये कृषि उत्सव तो है, ये मनाया कब जाता है 5 जुलाई को। कब? 5 जुलाई को ये मनाया जाता है ड्री त्यौहार, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, किसने प्राप्त किए हैं ये आपको बताना है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें भौतिक विज्ञान में किसने 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो बदरीन थे। और जो यहाँ पे होगा ये भौतिक विज्ञान में 1 मिला, 1 इनको रसायन शास्त्र में मिला। ठीक है, मैडम क्यूरी 1903 में भौतिक में मिला था, 1911 में उनको रसायन के क्षेत्र में मिला था मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपके यहाँ पे 1916 में। कब? 1916 में इसकी स्थापना करी गई, याद रखेंगे। ये हो जाए विलियम एल्कॉक के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम एल्कॉक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए तो कहते हैं विधानसभा का 17वां करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, विधानसभा का 17वां का मतलब होता है यहाँ पर भंग करने की शक्ति। अब देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका राज्यपाल के पास है। ठीक है, राज्यपाल के पास है। जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, फिर विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास होता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए तो कहते हैं यूक्रेन की राजधानी कौन सी है। फेमस है क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन की जो राजधानी है ना वो हो जाएगी कीव। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है। अब एक किसी मुद्रा की बात कर लेते हैं, रिविनिया इसकी मुद्रा है, रिविनिया इसकी मुद्रा है। अब चलिए करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, उनको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और आपका 100 का 100 क्वेश्चन जो था हमारा टारगेट वो पूरा हो जाएगा। तो गैस अब देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्न दोस्तों। 2022 का एकदम अपडेटेड करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए करंट अफेयर आपके 10 नंबर के यानी यूपीपीटी के एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलने वाली, बहुत फंसेगा भी। तो कहते हैं कि हाल ही में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। अब जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया आसाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने लोक निर्माण सम्मान से किसे सम्मानित किया। ठीक है, अब लोक निर्माण एक सम्मान है जिससे किसको सम्मानित किया गया है, वो हो जाएंगी शारदा सिन्हा। और राज्यपाल कौन सी हैं इस समय, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, कौन है, आनंदीबेन पटेल, ये यूपी की राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नया एटीएस चीफ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो एटीएस चीफ है उत्तर प्रदेश का वो किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को नया एटीएस चीफ नियुक्त किया गया है, ये यूपी के बने हैं। ठीक है, एटीएस चीफ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 में कि 30 मार्च 2022 को किस देश ने 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड बोर्ड में आयोजित किया। ठीक है, अब 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का जो 30 मार्च को संपन्न हुआ वो श्रीलंका में संपन्न हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आर्थिक मंदी से कौन सा देश जूझ रहा है, तो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं किस राज्य ने हाल ही में 13 नए जिलों का गठन करने की घोषणा करी है। ठीक है, ये कौन सा राज्य है, तो 13 नए जिलों का गठन करने की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का निर्माण हो रहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश की कंडीशन इंपॉर्टेंट क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन बने। ठीक, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके सतीश महाना। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम से ये सतीश महाना जो है ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। अब G20 शिखर सम्मेलन, अब G20 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो G20 शिखर सम्मेलन का जो समन्वयक है वह किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं वर्ष 2026 के अभी राष्ट्रमंडल खेल चल भी रहा है, तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और 2022 का कहाँ पे हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है। ठीक है, बर्मिंघम में हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में 2026 का आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के
विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? अब भारत के एक विदेश सचिव नियुक्त किए गए, अभी हाल ही का क्वेश्चन ही तो जाए, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम सही है। करंट के क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट है, सभी फंसने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे चुना किसे गया है? चेक गणराज्य को। कहाँ का है ये अफ्रीका कंटिनेंट का है, तो चेक गणराज्य को चुना गया है। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में से निलंबित कर दिया है, तो याद रखेंगे।